अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो स्पेशल एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है। वो एमडी कैट एस्पायरेंट्स जो इस साल एमडी कैट का पेपर देने जा रहे हैं और अभी तैयारी पेपर्स की शुरू कर चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 के अंदर जो एमडी कैट का पेपर हुआ है, उसमें जो फिज़िक्स का पोर्शन था वो सारा आपके साथ विद सॉल्यूशन शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर पे ले चलता हूँ आपको। 2024 के अंदर जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका पहला एमसीक्यूज जो है वो क्या था? द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट आपको पता है क्या होता है? फैरेड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में वो कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स इन मिडल रीजन। अब दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स जब होती हैं तो उनके मिडल रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होता है, वो शुरू होता है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट पे जाके ख़त्म होता है। तो मिड वे इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज नंबर 125 है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मूविंग टू कूलम चार्ज रिक्वायर्ड टू 600 जूल ऑफ वर्क बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स के दरमियान में 600 जूल ऑफ वर्क करने के लिए आपके पास कितने वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए? आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है। अब आपको W दिया हुआ है 600 और Q दिया हुआ है 2 कूलम। तो 600 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 300। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 300 वोल्ट जो है वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है और एक्ट करती है बिटवीन टू चार्जेस। तो इनमें से एक ऑप्शन जो आपके पास बच रहा है वो है कि दे एक्ट ऑन मैसेज। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास राइट आंसर होगा। उसके बाद आप बात करें एमसीक्यूज नंबर 127 की। A charge of 90 coulomb passes through a wire in for 30 seconds, then the current in the wire will be 90 कूलम का चार्ज है और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। अब देखें, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है करंट का। करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टाइम। चार्ज कितना है? 90 कूलम और टाइम है 30। तो 90 डिवाइडेड बाय 30, क्या आंसर आ गया आपके पास? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 एम्पेयर जो है वो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे आ जाएं एमसीक्यू नंबर 128 के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। आप इस स्टेटमेंट से फेमिलियर हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किस लॉ की है? आप सब जानते हैं कि ये किस लॉ की है? ओम लॉ की स्टेटमेंट है। उसके बाद व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल इट रेजिस्टिविटी बिकम। आप सबको एक बात इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में साथ दे दूं कि जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ डबल करने से, एरिया डबल करने से, हाफ करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 130
द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं जब उनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है निस्बत के सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर इज द मेजर ऑफ, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू आई वी। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और वोल्टेज का वोल्ट, तो एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्ट किसके बराबर होगा, वाट के। तो ये ऑप्शन जो है वाट किसका होता है, पावर का होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, द फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए रिप्रेजेंट्स। अब बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर के साथ, तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर आपके पास इसी तरह का सवाल है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ये किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए MCQs 133 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल, ये ठीक है। लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द लाइन्स आर कर्व्ड, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रोंगर व्हेन द लाइन्स आर फारेस्ट, जब लाइन्स दूर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होता है, गलत है। जब लाइन्स दूर होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीकर होता है। तो ये इसका डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQs 134, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में हमारे पास जो है एक फार्मूला होता है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। और फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए। तो इसको मल्टीप्लाई करें एरिया से, तो मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, इसे हम वेबर भी कहते हैं। ठीक है। और अब वो उसने पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQs 135, द इंड्यूस्ड करंट विल flow in such direction so as to oppose the cause that produces it is the statement of। ये स्टेटमेंट किसकी है। अब ये स्टेटमेंट होती है हमारे पास लेंज़ लॉ की। ये बुक वाली लाइन है, स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपने लेंज़ लॉ को टिक कर लेना है। उसके बाद MCQ नंबर 136, इन एन AC जनरेटर द EMF विल बी मैक्सिमम व्हेन फैक्टर साइन ओमेगा t इज इक्वल टू। EMF जो है इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर 1 होता है तो इसका आंसर आ जाता है ई नॉट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होती है या पीक वैल्यू इसको बोलते हैं। अब ये कब होगा, जब इसका साइन ओमेगा टी का आंसर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद MCQs 137 है आपके पास, द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस पे बेस करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस करते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाएं MCQs नंबर 138 के ऊपर। 138 MCQs में वो क्या कहता है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। यही इसका राइट ऑप्शन है, और कोई नहीं बनता कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास MCQs नंबर 139 है,
जिसके अंदर वो कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट एज अ रेक्टिफायर। अब ना ट्रांसफार्मर, ना इंडक्टर, ना रजिस्टर, तो कौन सा कंपोनेंट जो है, डायोड ऐसा कंपोनेंट है जो रेक्टिफायर के तौर पे एक्ट करता है। आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम एक डायोड यूज़ करते हैं, और जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर हम 4 डायोड जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ गिवन बाय। अब यही वो ऊपर अभी मैं बात कर रहा था कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपके पास कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होते हैं, जो किस शेप में होते हैं, ब्रिज शेप में होते हैं, जो ब्रिज की शक्ल में लगे होते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141, अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉट बिटवीन। डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर एक ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं जो करंट और वोल्टेज के दरमियान में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी विल बी द राइट ऑप्शन, वोल्टेज एंड करंट। ओके हो गया जी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 6.63 एक्सपोनेंट 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो MCQs 143 है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल मूविंग विद 106 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग मास 10 की पावर -30 किलोग्राम। अब ये 10 to 30 लिखा हुआ है ना, ये मास जो है ये दिया हुआ है 10 की पावर 30, ठीक है, और वेलोसिटी दी हुई है आपको 106 ms-1। फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको पहले पता है, ठीक है, सॉरी मास दिया हुआ है, v दिया हुआ है, h की वैल्यू आपको पहले पता है। तो आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है किसका कौन सा आंसर ठीक होगा। ओके जी। उसके बाद MCQs नंबर 144, लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस एज अ वेव इज एविडेंट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लाइट जो है वो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, ये कौन कौन सा फिनोमेना आपको बता रहा है। इंटरफेरेंस में भी लाइट एज अ वेव होती है, डायफ्रैक्शन में भी लाइट एज अ वेव होती है, और पोलराइजेशन में भी लाइट एज अ वेव होती है। तो कौन सा बचा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाए MCQs नंबर 145 के ऊपर, विच सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर कौन सी सीरीज होती है, तो लेमन सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसका जो किस में एग्जिस्ट करती है, सॉरी अल्ट्रा वायलेट UV रीजन के अंदर। उसके बाद MCQs नंबर 146 है, द पोटेंशियल थ्रू which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in an atom from its ground state to the higher state is known as। अब ऐसा पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके हायर स्टेट में चला जाता है, उस पोटेंशियल को आप कहते हैं एक्साइटिंग पोटेंशियल। अब इसके बाद जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ऐसा पोटेंशियल होता है जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास है MCQs नंबर 147, इसमें वो क्या कहता है, 147 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रे इज़ इनकरेक्ट। एक्स रेज के बारे में कौन सी बात जो है वो गलत है। सबसे पहले हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, ये भी ठीक है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये भी ठीक है। दे आर हाईली एनर्जी फोटोन, ये भी ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी ठीक है। सॉरी ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। इसका ऑप्शन जो है वो ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ जो है 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में होती है, जो कि स्मॉलर वेवलेंथ इनकी होती है।
उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, डीके कांस्टेंट जो है इसका यूनिट क्या होता है। अब डीके कांस्टेंट को हम शो करते हैं लैम्डा से। अब लैम्डा का फार्मूला हमारे पास होता है 0.693 ओवर T1/2 हाफ लाइफ का टाइम। अब हाफ लाइफ का टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड, ऊपर जाके सेकंड इनवर्स, तो डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके हो गया। उसके बाद है कि इफ वी हैव एन नॉट नंबर ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एन हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड इज। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं, एन हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एटम कितने बच जाएंगे, तो उसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी में ये फार्मूला दिया हुआ, आपके पास राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। ओके हो गया जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 150, एमसीक्यूज नंबर 150 में वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशंस के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, स्किन बर्न हो सकती है रेडिएशन से, उसके बाद लॉस ऑफ हेयर हो सकता है रेडिएशन से, जीन म्यूटेशन हो सकती है रेडिएशन से, इंडक्शन ऑफ कैंसर जो है ये रेडिएशन से नहीं होता। इनफैक्ट रेडिएशन जो है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। आपके पास कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो यूज़ होता है। ओके हो गया जी। इसके बाद आपके पास आ जाएँ एमसीक्यूज नंबर आ गया 151। एमसीक्यूज नंबर 151 के अंदर वो क्या कहता है एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है, जो खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, अब ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। ये हम कैसे बनाते हैं कि हाईली एनर्जी पार्टिकल जो है वो किसी भी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर आप मारेंगे तो वहाँ से जो है वो रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसका ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स को थ्रो करें तो वहाँ से रेडिएशन इमिट होगी, यानी कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। और वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहती है, और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं रहती। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन डी, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद आप आ जाए एमसीक्यूज नंबर 153 के ऊपर। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ इज। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कर्व्ड पाथ में किधर होती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे आप पार्टिकल की वेलोसिटी लेंगे ना कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर पाथ में, वो वेलोसिटी जो है उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 154 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ द फैक्टर साइन 2 थीटा बिकम्स। अब रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब अगर ये फैक्टर आपके पास 1 हो तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो जो कि आप पास होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके हो गया जी। उसके बाद आ जाए एमसीक्यूज नंबर 155 के ऊपर। द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। अब सबको पता है इस मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल होती है, और जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर होता है तो उस पर एक्सेलेरेशन जो है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके हो गया जी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 156 है आपके पास, जिसमें वो कहता है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इससे हम 2 चीज़ें निकालते हैं। एक इसका होता है स्लोप जो हमें बताता है एक्सेलेरेशन को, और एक इसका होता है एरिया जो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट को। स्लोप बताता है एक्सेलेरेशन को और डिस्प्लेसमेंट बताता है एरिया इसका। अब
वो कहता है कि एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये किस चीज़ को बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी 157 MCQs। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन द mass ऑफ ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। mass इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। आपने मैट्रिक के अंदर भी ये प्रूव किया था और इंटर के अंदर भी ये प्रूव किया है, तो ये एज इट इज़ इसका आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वजह से वर्डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो सॉरी पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, किस पाथ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है, किस पे कम फ्रिक्शन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। उसके बाद वर्डन इज इक्वल टू, अब वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफर्ट उसने कहा है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके हो गया जी। उसके बाद है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्डन विल बी। अब हमारे पास बेटा फार्मूला इसको खोले ना, तो बनता है एफ डी कॉज थीटा। अगर डायरेक्शन इसकी सेम हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है। फोर्स है 1 न्यूटन की और डिस्टेंस है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो वर्डन क्या आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। ओके हो गया जी। इसके बाद आ जाए एमसीक्यूज नंबर 162 के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 162 में वो कहता है आपसे एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द वेट ऑफ 2 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। अब आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो होता है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स आपको दी हुई है कितनी है, 2 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितने मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 2/4 0.5 वाट इसकी पावर आ जाएगी। ओके हो गया जी। इसके बाद है द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circle of radius r with an angular speed ओमेगा is given by। अब आपको पता है कि एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है v²/r। v किसके बराबर होती है सर्कुलर मोशन में, r ओमेगा के, तो r ओमेगा पुट करेंगे तो r² ओमेगा², एक r से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, r ओमेगा², तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर है आपके पास 164, जिसमें वो कहता है एन एयरक्राफ्ट मेक्स आ टर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर। इट इज़ ट्रेवलिंग विद velocity of 250 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर velocity ऑफ द क्राफ्ट विल बी। आपके पास v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से ओमेगा निकालना है तो v/r, v आपके पास दिया हुआ 250 है, r दिया हुआ 100 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 164 MCQs हो गए। उसके बाद आपके पास MCQs आ गया 165। MCQs नंबर 165 थोड़ा सा समझने वाला है, सुनिएगा इसको। कहते हैं अ पार्टिकल ऑफ मैस m is moving on a circular path of radius r with velocity v, then centripetal force acting on it is f। ठीक है। if the velocity of particle increased by 2, ठीक है, velocity को 2 increase कर दें 2 times and radius of circular particle is increased by 4, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू mv²/r। v की जगह क्या आ गया 4, ठीक है, 4v, तो ये आपके पास v जो है वो इंक्रीज हो गया, क्या बन गया 4v² ओवर r की जगह क्या आ गया 4r। 4 से कैंसिल, तो पीछे क्या रहेगा mv²/r, तो ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो लिहाजा
इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 166 के ऊपर। अ रोलर कोस्टर इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। द नेट मास ऑफ कोस्टर प्लस पैसेंजर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब आपके पास मैस नहीं दिया हुआ लेकिन वेलोसिटी दी हुई है 30, तो m इंटू 30 का स्क्वायर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर, नीचे आ गया r की जगह क्या आ गया 30, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 ओवर 30, तो ये कैंसिल आउट होके 30 m इसका आंसर आ गया आपके पास। तो ये ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा इसका। क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाए आपके पास एमसीक्यूज नंबर 167। द एम्पलीट्यूड इन द फॉलोइंग फिगर इज। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड। किसी भी साइड पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। अब अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये कर्व कितने तक जा रही है 1 मीटर तक, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 1 मीटर होगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड। इनकरेक्ट कौन सी चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0, डू नॉट मूव अलॉन्ग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0। नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है, मतलब करेक्ट है। डू नॉट मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये भी करेक्ट है। प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ। अब ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड ऑफ स्ट्रिंग्स, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो इसमें से सिर्फ इनकरेक्ट है कि डिस्टेंस कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में कितना होता है 1 वेवलेंथ नहीं होता, 2 नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है हाफ वेवलेंथ यानी कि λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है λ/4 होता है। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मेन पोजीशन। अब ट्रांसवर्स वेव आपके पास लाइक दैट, इसमें ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है क्रस्ट और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है ट्रफ, तो अबव द मेन पोजीशन कौन सा पोर्शन होगा, इसका वेव क्रस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज स्टेशनरी वेव। मुदर्जा झैल में से कौन सा है जो स्टेशनरी वेव को काज नहीं करता। 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन है फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए। 2 वेव्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसके लिए इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये रिक्वायरमेंट जो है एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए इक्वल, तो ये मैच नहीं कर रही। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड अगला एमसीक्यूज क्या कहता है, इसके अंदर वो कहता है कि सिलेक्ट द appropriate Doppler equation when source is moving towards stationary observer। अब ये आपके पास बनता है तीसरा केस, ठीक है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो इन अ कॉमन सेंस फ्रीक्वेंसी जो है या साउंड जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, क्योंकि v माइनस यू एस नीचे वाली टर्म जो है वो छोटी है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है, तो इसका आंसर जो है 1 से बड़ा आएगा, तो ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जी द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल जब सेम स्टेट से मुराद है कि क्रस्ट के बाद क्रस्ट आ रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं।
क्लियर होगी बात। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना कोई हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है, ना कोई हीट सिस्टम से लीव करती है, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्यू जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर के हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर है 175। 175 एमसीक्यूज में वो क्या कहता है, वो कहता है कि कूलम लॉ, ठीक है, स्टेट्स। कूलम लॉ क्या स्टेट करता है आपके पास, कूलम लॉ स्टेट्स, स्क्रीन पे थोड़ा वाज़े नहीं हो रहा, हाँ जी, द कूलम लॉ स्टेट्स। कूलम लॉ की डेफिनेशन क्या होती है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर के जो आपके पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 176, द फार्मूला V इज इक्वल टू W ओवर Q रिप्रेजेंट्स। अब V जो है यहाँ पे वो पोटेंशियल है, वर्क है W और Q चार्ज है, तो ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये आपके पास जो 2024 के अंदर MDCAT का पेपर UHS की तरफ से कंडक्ट किया गया था, ये उसका आपके पास सोल्यूशन था। इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कहूँगा मेमोराइज़ हो गए होंगे या आपको याद आ गए होंगे या क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो बेटा, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फ़िज़िक्स वाला पोर्शन जो है वो आपका इंशाल्लाह ताला आने वाले MDCAT का वो क्लियर हो जाएगा। MDCAT के रिगार्डिंग हम लेक्चर्स भी प्लान कर रहे हैं, आपके साथ एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछना है। अच्छे तरीके से तैयारी करें, प्रॉपर टाइम दें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर होगा। थैंक यू।